यूपीपीसीएस सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज हिंदी क्लास 22 पार्ट 2 पहला प्रश्न 76 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 योजना नाम, सूची 2 आरंभ तिथि। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 मई 2016। बी जल जीवन मिशन 2 अक्टूबर 2014। सी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 3 अगस्त 2019। डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 4 नवंबर 2016। कूट ए 4 बी 3 सी 2 डी 1 बी 2 बी 3 सी 1 डी 4 सी 3 बी 4 सी 1 डी 2 डी 1 बी 2 सी 3 डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह सुमेलन इस प्रकार है। 1 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई थी। 2 जल जीवन मिशन, यह योजना अगस्त 2019 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। 3 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यह मिशन मई 2016 में प्रारंभ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालयों की उपलब्धता बढ़ाना है। 4 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना नवंबर 2016 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है। अगला प्रश्न 77 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत के संविधान में दोनों कथन सत्य हैं। 1 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यह संविधान की धारा 84 के तहत स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। 2 संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, से मिलकर बनती है। संविधान की धारा 79 में कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों का सम्मिलन होता है और राष्ट्रपति को संसद के समग्र कार्य का हिस्सा माना जाता है। इसलिए दोनों कथन संविधान में कथित हैं। अगला प्रश्न 78 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। 1 लोकसभा द्वारा, 2 राज्यसभा द्वारा, 3 राज्य विधानमंडलों द्वारा, 4 भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार 1 लोकसभा द्वारा संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लोकसभा इसका प्रमुख हिस्सा होती है। 2 राज्यसभा द्वारा राज्यसभा भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। संशोधन प्रस्ताव के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। हालांकि राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नहीं लाया जा सकता। संशोधन प्रक्रिया केवल संसद द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं, लेकिन उनका कोई संशोधन अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न 79 भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? 1 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। 2 नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। 3 उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के निर्वाचन आयुक्त के कार्यों में मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन का कार्य संसद के अंदर होता है और यह कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। 2 नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, न कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। 3 निर्वाचन से उत्पन्न संशय और विवादों का निर्णय भी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह कार्य न्यायालयों के दायित्व में आता है। इसलिए सभी विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न, 80 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए. दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, बी. जीवीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, सी. अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं, डी. संथानम समिति पंचायती राज्य वित्त। इस प्रश्न का उत्तर है डी। संथानम समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित था, लेकिन यह पंचायती राज्य वित्त से संबंधित नहीं थी। बाकी विकल्प सही हैं। दंतवाला समिति ने ग्रामीण ऋण और उसकी व्यवस्था पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीवीके राव समिति ने प्रखंड स्तर पर नियोजन के महत्व को स्वीकार किया और इसे लागू करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। अगला प्रश्न, 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए. अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, बी. अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, सी. अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म, डी. अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अनुच्छेद 155 भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, न कि उसे हटाने से। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद और उसकी आवश्यकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि टर्म का उल्लेख है, जो 5 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न, 82 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, मानव विकास रिपोर्ट 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. विश्व आर्थिक दृष्टिकोण 2, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी. विश्व निवेश रिपोर्ट 3, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी. उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 4, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कूट, ए. 3, बी. 4, सी. 1, डी. 2, बी. 3, बी. 1, सी. 4, डी. 2, सी. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 1, डी. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह सुमेलन इस प्रकार है। 1. मानव विकास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसका उद्देश्य मानव विकास और सामाजिक प्रगति को मापना है। 2. विश्व आर्थिक दृष्टिकोण। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी की जाती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण पर केंद्रित है। 3. विश्व निवेश रिपोर्ट। यह रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो वैश्विक निवेश प्रवाह का आकलन करती है। 4. उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो वैश्विक प्रदूषण और पर्यावरणीय कारकों की समीक्षा करती है। अगला प्रश्न, 83 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। कारण आर, ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है, किंतु
आर सही है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, किंतु आर गलत है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अभिकथन ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे अ कॉमन फ्यूचर कहा जाता है, ने सतत विकास की धारणा को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य विकास के मॉडल को पर्यावरणीय और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना था, जिससे विकास की प्रक्रिया सतत और समावेशी बन सके। कारण अ ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाएं के रूप में नहीं जाना जाता है। विकास की सीमाएं नामक रिपोर्ट अलग से है, जो पर्यावरणीय सीमा पर आधारित है। अगला प्रश्न। 84 निम्नलिखित सूचियां आय और टू अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमश दर्शाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अर्थशास्त्री लेखक, सूची 2 पुस्तक। अ मिडल 1 अ इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडरडेवलप्ड रीजन्स। बी हिर्शमैन 2 द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी काल्डर 3 स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डी एडम स्मिथ 4 द वेल्थ ऑफ नेशंस। कूट ए अ 2, बी 3, सी 1, डी 4। बी अ 1, बी 2, सी 3, डी 4। सी अ 2, बी 1, सी 3, डी 4। डी अ 3, बी 2, सी 1, डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह सुमेलन इस प्रकार है। एक मिर्डल उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडरडेवलप्ड रीजन्स है, जो विकासशील देशों के आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। 2 हिर्शमैन उनकी किताब द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें उन्होंने विकास की रणनीतियों का विश्लेषण किया है। 3 काल्डर उनकी पुस्तक स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास के लिए रणनीतिक तत्वों पर चर्चा की गई है। 4 एडम स्मिथ उनकी प्रसिद्ध कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न। 85 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। 1 बिहार, 2 आंध्र प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। ए 1 3 2 4। बी 3 1 4 2। सी 3 4 1 2। डी 1 3 4 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में राज्यों की सूची इस प्रकार है। 1 उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2 बिहार दूसरे स्थान पर है। 3 पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर आता है। 4 आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न। 86 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई? 1 अखाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना। 2 ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना। 3 ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2। बी केवल 3। सी केवल 1। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भारत सरकार ने बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करने का कदम उठाया। इस नीति का उद्देश्य उच्च मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना और घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना था। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया था। अगला प्रश्न। 87 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सूची 2
हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान। अ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छानुसार। बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 ₹55 ₹200 प्रति माह। सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 3 ₹436 प्रति वर्ष। डी अटल पेंशन योजना 4 ₹20 प्रति वर्ष। कूट ए अ2 B4 C1 D3 बी अ2 B3 C4 D1 सी अ3 B2 C1 D4 डी अ1 B2 C3 D4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह सुमेलन इस प्रकार है। एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ए इस योजना में हिताधिकारी का योगदान ₹55 ₹200 प्रति माह होता है। 2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बी इस योजना में हिताधिकारी का योगदान ₹436 प्रति वर्ष होता है। 3 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सी इसमें हिताधिकारी का योगदान ₹20 प्रति वर्ष होता है। 4 अटल पेंशन योजना। डी इस योजना में हिताधिकारी का योगदान हिताधिकारी की इच्छानुसार होता है। अगला प्रश्न 88 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण आर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सही है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अभिकथन ए यह सही है कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकास केवल आर्थिक उन्नति नहीं बल्कि समाज में समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी तत्वों में भी सुधार को शामिल करता है। कारण आर यह भी सही है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल विकास की माप नहीं है क्योंकि यह समाज में विषमताओं को नजरअंदाज कर सकता है। विकास का माप सिर्फ आय वृद्धि से अधिक होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मापदंड है। अगला प्रश्न 89 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 4 प्रधानमंत्री जनधन योजना। कूट ए 3 4 1 2 बी 1 2 3 4 सी 4 3 1 2 डी 2 3 4 1। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अभिकथन। अगला प्रश्न 90 अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? 1 काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। 2 किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए न तो 1 नहीं 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अनाज उपज का तात्पर्य सामान्यतः काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा से है। इसे कृषि उत्पादन की दक्षता को मापने के रूप में समझा जा सकता है। यह एक प्रमुख संकेतक है जो भूमि के उपयोग की प्रभावशीलता को दर्शाता है, यानी प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ भूमि में कितनी मात्रा में अनाज उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में अनाज उपज का अर्थ भूमि के उत्पादकता स्तर से जुड़ा होता है, न कि किसी देश में कुल अनाज उत्पादन से। अगला प्रश्न 91 जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 आय स्थिर रही।
2 यह घट गई। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 दोनों गलत हैं। बी 2 सही है और 1 गलत है। सी 1 और 2 दोनों सही हैं। डी 1 सही है और 2 गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत में जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। 2019 में बेरोजगारी दर लगभग 7.2% थी, जबकि 2022 में यह घटकर लगभग 5.8% हो गई। यह संकेत करता है कि आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन योजनाओं और अन्य सरकारी प्रयासों के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है। विशेष रूप से कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधारों और रिकवरी के परिणामस्वरूप श्रम बाजार में कुछ सुधार हुआ है। इस प्रकार सही उत्तर बी है, यानी बेरोजगारी दर घट गई और पहले कथन गलत है। अगला प्रश्न। 92वें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? एक विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF. 2 ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO. 3 ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI. 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP. नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 4, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OFI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता। यह रिपोर्ट गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे अन्य आयामों पर भी मापती है। OFI और UNDP के सहयोग से हर वर्ष इस सूचकांक को तैयार किया जाता है, जो गरीबी की स्थिति को एक व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न। 93 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 स्वच्छ भारत मिशन। 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 3 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 4 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। कूट। ए 4 2 1 3, बी 2 1 4 3, सी 3 1 2 4, डी 1 2 3 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं को समय समय पर शुरू किया है। सही कालक्रम इस प्रकार है। 1 स्वच्छ भारत मिशन 2014। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015। यह योजना 2015 में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू की गई। 3 प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2017 में यह योजना शुरू की गई। 4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को सहायता देने के लिए 2020 में शुरू की गई। अगला प्रश्न। 94 ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? 1 अक्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। 2 गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए न तो 1 नहीं 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन में गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। IPCC ने यह बताया कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, तो उत्सर्जन में तात्कालिक और तीव्र कटौती की आवश्यकता होगी। इसलिए कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है,
क्योंकि क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न 95 निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ए. आस्थापन प्रवास स्थिरीकरण प्रतिक्रिया। बी. आस्थापन प्रवास प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। सी. प्रवास आस्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। डी. प्रवास प्रतिक्रिया स्थिरीकरण आस्थापन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जैविक अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसका सही क्रम प्रवास आस्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण है। प्रवास यह चरण उन नए क्षेत्रों में जीवों का प्रवास होता है जहां पहले जीवन नहीं था। आस्थापन प्रवासी जीव उन क्षेत्रों में स्थिर होते हैं और अपनी कॉलोनियां स्थापित करते हैं। प्रतिक्रिया जीवों के आस्थापन के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे वातावरण का परिवर्तन। स्थिरीकरण अंत में पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर और संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न 96 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। कारण आर वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सही है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। सापेक्षिक आर्द्रता वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा का तापमान के अनुसार अनुपात होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वायु में अधिक जलवाष्प को समाहित करने की क्षमता होती है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। अभिकथन ए सही है क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। कारण आर भी सही है क्योंकि वाष्पीकरण में वृद्धि होने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, जिससे निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हालांकि आर ए की पूरी व्याख्या नहीं करता क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता के बीच अंतर है। अगला प्रश्न 97 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व। बी इकोक्लाइन जैव विविधता। सी हेलोक्लाइन सागरीय जल तापमान। डी थर्मोक्लाइन वायु का तापमान। इस प्रश्न का उत्तर है सी। हेलोक्लाइन समुद्र के जल में विभिन्न खारेपन सलिनिटी के स्तर को दर्शाता है। यह समुद्र के विभिन्न गहरे हिस्सों में जल के खारेपन में अंतर को दिखाता है। खारेपन के विभिन्न स्तरों का असर समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन के आकार और जल के अन्य गुणों पर पड़ता है। बाकी विकल्पों की व्याख्या। पाइक्नोक्लाइन यह समुद्र में जल के घनत्व डेंसिटी के बदलाव को दर्शाता है। इकोक्लाइन यह जैविक समुदायों और पर्यावरणीय कारकों के बीच संतुलन को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन यह समुद्र के जल के तापमान में बदलाव को दर्शाता है, न कि वायु के तापमान में। अगला प्रश्न 98 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 पौधारोपण शाला 1 हंगरी। बी क्रायोफाइट स्टेपी 2 एडोल्फ इंगलर। सी विश्व के पुष्पीय क्षेत्र 3 सी ओ सावर। डी पुष्पता घास मैदान 4 आर्कटिक टुंड्रा। कूट ए 3 बी 4 सी 2 डी 1। बी 4 बी 3 सी 2 डी 1। सी 1 बी 2 सी 3 डी 4। डी 3 बी 4 सी 1 डी 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। पौधारोपणशाला यह शब्द सी ओ सावर से संबंधित है, जो पौधों की उगाई जाने वाली जगहों पर काम करते थे। उनकी पौधारोपण प्रणालियों का विकास हुआ। क्रायोफाइट स्टेपी भी यह विशेष रूप से आर्कटिक टुंड्रा से संबंधित है,
जहां ठंडी जलवायु में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और यह स्टेपी का एक भाग है। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र सी इसे एडोल्फ एंगलर से जोड़ा जाता है, जो पौधों की जाति और वर्गीकरण पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। पुष्टता घास मैदान डी यह विशेष रूप से हंगरी से संबंधित है, जहां यह घास मैदान होते हैं। अगला प्रश्न, 99 कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? ए. रोम, सी. राम, बी. रैम, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. रोम। रीड ओनली मेमोरी वह प्रकार की मेमोरी होती है जो विद्युत आपूर्ति में विघ्न पावर लॉस के बावजूद अपरिवर्तनीय रहती है। इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है और यह केवल पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। रोम का उपयोग सिस्टम के महत्वपूर्ण बूट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बायोस या फर्मवेयर, जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके विपरीत राम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी होती है, जो विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डेटा खो देती है। अगला प्रश्न, 100 निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट एफ तथा सेल्सियस सी डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? ए. CF 273.15, बी. C 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, सी. FC 273.15, डी. F 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस प्रश्न का उत्तर है डी। फ़ारेनहाइट एफ और सेल्सियस सी के बीच संबंध को इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, F 9/5 C प्लस 32। यह सूत्र यह बताता है कि किसी तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए पहले उसे 9/5 से गुणा किया जाता है और फिर 32 जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए 0 को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए F 9/5 0 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह सूत्र तापमान को दो प्रमुख पैमानों में बदलने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, 101 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन बटा प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। बी. क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। सी. DNA की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। डी. क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए. किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में भाग लेता है, यह कथन गलत है। वास्तव में केंद्रक कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। केंद्रक में स्थित क्रोमोसोम, जो DNA और प्रोटीन से बने होते हैं, विभाजन के दौरान अलग होते हैं और संततियों में आनुवंशिक जानकारी का वितरण सुनिश्चित करते हैं। DNA की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, जो आनुवंशिक गुणसूत्रों में सूचनाएं संग्रहित करती है। अगला प्रश्न, 102 नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए को 202 और 92 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कारण आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है, किंतु आर सही है। बी. ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी. ए सही है, किंतु आर गलत है। डी. ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। को 202 और 92 गैसें वायुमंडल में घुलकर अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये गैसें जल के साथ मिलकर अम्लों जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्षा जल का pH स्तर घटता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है।
कारण आर यह बताता है कि इन गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अगला प्रश्न 103 निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है? ए. माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर। बी. माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। सी. माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। डी. माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इस प्रश्न का उत्तर है सी। आगत उपकरण इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डेटा या जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किया जाता है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों आगत उपकरण हैं। माउस यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दस्तावेजों या चित्रों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। अन्य विकल्पों में प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे आउटपुट डिवाइस शामिल हैं। अगला प्रश्न 104 प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। 2. वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. न तो एक नहीं दो। बी. एक और दो दोनों। सी. केवल दो। डी. केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। प्राचीन भारत में व्यापार और व्यापारिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण योगदान था। एक कथन 1. प्राचीन भारत में नदी बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान था। नदी मार्गों के माध्यम से व्यापार होते थे और प्रमुख बंदरगाहों जैसे अवंती, सिंगल और मकरान से व्यापार होता था। 2. कथन 2. प्राचीन व्यापार केंद्रों में बड़े गोदामों का अस्तित्व था। ये गोदाम व्यापार के सामान जैसे धान, कपड़ा, मसाले आदि रखने के लिए उपयोग होते थे। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 105 बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. बल्लाल सेन। 2. लक्ष्मण सेन। 3. हेमंत सेन। 4. विजय सेन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. 2, 1, 4, 3। बी. 4, 3, 2, 1। सी. 3, 4, 1, 2। डी. 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। बंगाल के सेन राजवंश के शासकों का कालक्रम निम्नलिखित है। 1. हेमंत सेन। हेमंत सेन सेन राजवंश के पहले शासक थे और उन्होंने 11वीं सदी के अंत में शासन किया। 2. विजय सेन। हेमंत सेन के बाद विजय सेन का शासन आया। उन्होंने 12वीं सदी के पहले चरण में बंगाल पर शासन किया। 3. बल्लाल सेन। बल्लाल सेन विजय सेन के बाद शासक बने और उनके शासन का समय 12वीं सदी के मध्य से था। 4. लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन के बाद शासन किया और उनका शासन 12वीं सदी के अंत से 13वीं सदी के शुरुआत तक था। इस प्रकार सही कालक्रम है हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न 106 बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। 2. यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. न तो एक नहीं दो। बी. एक और दो दोनों। सी. केवल दो। डी. केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन 1. बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, लेकिन यह उपाधि उन्हें वजीर, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद नहीं, बल्कि गवर्नर के रूप में नियुक्ति के समय दी गई थी। कथन 2. यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, बल्कि बैरम खां को यह उपाधि गवर्नर के रूप में उनकी सेवाओं के बाद दी गई। अगला प्रश्न 107 निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
1 आ रघुनाथ राव राघोबा, 2 बालाजी बाजीराव, 3 नारायण राव, 4 बालाजी विश्वनाथ। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए 3 4 1 2, बी 4 2 3 1, सी 1 3 2 4, डी 1 2 3 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। आरोही कालक्रमानुसार पेशवाओं की सूची इस प्रकार होगी। 1 बालाजी विश्वनाथ, वह पहले पेशवा थे और उन्होंने 1714 में पद ग्रहण किया। 2 बालाजी बाजीराव नाना साहिब, वह बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बने और 1714 से 1740 तक कार्यरत रहे। 3 नारायण राव, वह बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा बने और 1772 से 1773 तक कार्यरत रहे। 4 रघुनाथ राव राघोबा, वह नारायण राव के बाद पेशवा बने, लेकिन उनका कार्यकाल अस्थिर था और 1773 में वह पेशवा के रूप में नहीं रहे। अगला प्रश्न 108। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 निबंधकार, सूची 2 निबंध। अ देवन भट्टेक, दान सागर, बी हेमाद्री 2, पराशर माधव, सी माधवाचार्य 3, चतुर्वर्ग चिंतामणि, डी बल्लाल सेन 4, स्मृति चंद्रिका। कूट ए 1 बी 4 सी 2 डी 3, बी 2 बी 4 सी 1 डी 3, सी 4 बी 3 सी 2 डी 1, डी 3 बी 2 सी 1 डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सूची 1 और सूची 2 के निबंधकार और उनके निबंधों का सही सुमेल इस प्रकार है। 1 देवन भट्ट, उन्होंने स्मृति चंद्रिका नामक निबंध लिखा था। 2 हेमाद्री, उन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा था। 3 माधवाचार्य, उन्होंने पराशर माधव निबंध लिखा था। 4 बल्लाल सेन, उन्होंने दान सागर निबंध लिखा था। अगला प्रश्न 109। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है, किंतु आर सही है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी ए सही है, किंतु आर गलत है। डी ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अभिकथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। यह सही है क्योंकि तुर्की आक्रमणों ने भारत में कई राज्यवंशों को पराजित किया और दिल्ली सुल्तानत की नींव रखी। कारण आर, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी सही है। विभिन्न छोटे छोटे राज्य और कमजोर शासन व्यवस्था के कारण तुर्की आक्रमणों को सफलता मिली, क्योंकि वहां कोई व्यापक राजनीतिक एकता नहीं थी, जिससे तुर्क आक्रमणकारियों को कब्जा करने में आसानी हुई। इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 110। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। 2 ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, न तो 1 नहीं 2, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कथन 1, भारत ने हाल ही में 2023 में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया। यह समिट ग्लोबल साउथ देशों के मुद्दों और विकास संबंधी विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया गया। कथन 2, यह कथन गलत है क्योंकि ग्लोबल साउथ मुख्यतः
विकसित देशों के बजाय विकासशील और गरीब देशों को संदर्भित करता है। इन देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के कई राष्ट्र शामिल हैं, जिनके आर्थिक और सामाजिक विकास में चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। अगला प्रश्न 111 निम्नलिखित युग्मों एल्यूमीनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. बेलगावी कर्नाटक, बी. अलुपुरम अलवाय केरल, सी. हीराकुड ओडिशा, डी. मुरी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर है डी. बेलगावी कर्नाटक। यह सही है क्योंकि बेलगावी कर्नाटक में स्थित है और यहां एल्यूमीनियम संयंत्र है। अलुपुरम अलवाय केरल। यह सही है क्योंकि अलुपुरम अलवाय केरल राज्य में स्थित है और यहां भी एल्यूमीनियम संयंत्र है। हीराकुड ओडिशा। यह सही है, हीराकुड ओडिशा राज्य में स्थित है और यहां का एल्यूमीनियम संयंत्र प्रसिद्ध है। मुरी छत्तीसगढ़। यह गलत है। मुरी का एल्यूमीनियम संयंत्र झारखंड राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में नहीं। अगला प्रश्न 112 निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य बटा संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर, बी. राजाजी उत्तराखंड, सी. सिमलीपाल ओडिशा, डी. बांदीपुर कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर है ए. पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर। यह गलत है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि जम्मू एवं कश्मीर में। राजाजी उत्तराखंड। यह सही है क्योंकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा। यह सही है क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक। यह भी सही है क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न 113 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए. हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। कारण आर. भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी. ए गलत है किंतु आर सही है। सी. ए सही है किंतु आर गलत है। डी. ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी. अभिकथन ए. हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है सही है क्योंकि हिमालय की पर्वत श्रृंखला अभी भी उत्तरोत्तर ऊंची हो रही है और यह प्रक्रिया जारी है। यह पृथ्वी की पपड़ी के गतिशीलता की वजह से होता है। कारण आर. भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है भी सही है क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हिमालय के निर्माण और उसके ऊंचा होने का कारण है। इस टकराव के कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 114 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 कोयला भंडार, सूची 2 राज्य। अ. उत्तर 1 मध्य प्रदेश, बी. इब नदी 2 छत्तीसगढ़, सी. तातापानी रामकोला 3 ओडिशा, डी. उमरिया 4 झारखंड। कूट ए. अ2 बी 1 सी 3 डी 4, बी. अ3 बी 2 सी 4 डी 1, सी 4 बी 2 सी 3 डी 1, डी 4 बी 3 सी 2 डी 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी. अहुतर यह झारखंड राज्य में स्थित कोयला भंडार है। बी. इब नदी यह ओडिशा राज्य में स्थित है। सी. तातापानीराम कोला यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कोयला भंडार है। डी. उमरिया यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला भंडार है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म 4 बी 3 सी 2 डी 1 है जो कूट डी में है। अगला प्रश्न
115 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 सहकारी संवाद 1 केसी वेयर। बी सौदेबाजी संवाद 2 आइवर जेनिंग्स। सी अर्ध संवाद 3 मोरिस जोन्स। डी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संवाद 4 ग्रैनविल ऑस्टिन। कूट ए अदो B1 C4 D3 बी अदो B4 C3 D1 सी A3 B2 C4 D1 डी 4 B3 C1 D2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। असहकारी संवाद यह ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारतीय संवाद के सहकारी स्वरूप पर बल देते थे। बी सौदेबाजी संवाद यह मोरिस जोन्स का सिद्धांत है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समझौता पर जोर दिया गया है। सी अर्ध संवाद यह केसी वेयर द्वारा प्रस्तावित था, जो भारतीय संवाद के अर्ध संवैधानिक रूप को समझाते थे। डी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संवाद यह आइवर जेनिंग्स द्वारा देखा गया था, जो केंद्र के मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता को दर्शाते थे। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म 4 B3 C1 D2 है, जो कूट डी में है। अगला प्रश्न 116 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी न्याय पंचायत, डी जिला पंचायत। इस प्रश्न का उत्तर है सी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत शामिल हैं। इन तीनों स्तरों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बनाई गई थी। ग्राम पंचायत यह सबसे निचला स्तर है, जो गांवों के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। पंचायत समिति यह ब्लॉक या तालुका स्तर पर होती है और ग्राम पंचायतों के कार्यों को नियंत्रित करती है। जिला पंचायत यह जिले स्तर पर होती है और जिला स्तर के विकास कार्यों का प्रबंधन करती है। न्याय पंचायत नामक कोई स्तर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में नहीं था। अगला प्रश्न 117 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। 2 राज्यसभा के सभापति। 3 लोकसभा अध्यक्ष। 4 लोकसभा में विपक्ष का नेता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया है। इस चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। 1 प्रधानमंत्री अध्यक्ष। 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। 3 लोकसभा अध्यक्ष। 4 लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनमें से राज्यसभा के सभापति का नाम चयन समिति में नहीं आता है। अगला प्रश्न 118 संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संशोधन 1 1985, बी 52वां संशोधन 2 2011, सी 86वां संशोधन 3 1976, डी 96वां संशोधन 4 2002। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1, बी 2, बी 1, सी 3, डी 4, सी 3, बी 1, सी 4, डी 2, डी 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी।
संविधान के संशोधनों के कार्यान्वयन वर्ष का मिलान निम्नलिखित है। 42वां संशोधन 1976। संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे राष्ट्रध्वज को उचित रूप में प्रस्तुत करना। 52वां संशोधन 1985। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन, राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्धारण। 86वां संशोधन 2002। यह संशोधन प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देता है। 96वां संशोधन 2011। संविधान में निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यक्षेत्र में बदलाव। अगला प्रश्न 119। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2. यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 2। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है बी। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 27 से 29 मार्च 2024 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल, नेनाप, इंडिया फाउंडेशन, दिल्ली और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नेपाल और भारत के संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत भाषा और साहित्य पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में नेपाल सरकार के ऊर्जा, जलस्रोत और सिंचाई मंत्री माननीय श्री शक्ति बहादुर बस्नेत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस प्रकार कथन 1 गलत है क्योंकि सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि सम्मेलन का आयोजन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल, नेनाप द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 120। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। 2. जक्षा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपैक्स भारत और जापान के बीच एक संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसे भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र की खोज करना है। इसमें जापान का अंतरिक्ष संगठन जक्षा चंद्र लैंडर को विकसित करेगा, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभालेगा। यह मिशन दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न 121। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशानिर्देश जीईसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशानिर्देश जारी किए। 2. ये दिशानिर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 2। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशानिर्देश जीईसीपी को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 अप्रैल 2024 को जारी किया था। ये दिशानिर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से बच्चों को बचाया जा सके। इसके अंतर्गत स्कूलों में शारीरिक दंड को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। अगला प्रश्न 122। FLY 91 फ्लाई 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है बटा है? 1. यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। 2. इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 2। बी. केवल 2। सी.
एक और दो दोनों? डी, केवल एक? इस प्रश्न का उत्तर है सी। फ्लाई 91 भारत में स्थापित एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है जो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी उड़ानें संचालित करती है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को गोवा से लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के लिए शुरू हुई थी। इस एयरलाइन का उद्देश्य भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाना है। यह बेंगलुरु, हैदराबाद, सिंधुदुर्ग, जलगांव, पुणे, नांदेड़ और लक्षद्वीप जैसे विभिन्न शहरों के बीच उड़ानें संचालित करती है। अगला प्रश्न। 123 वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है? ए, सिस्टिक शिरा। बी, पल्मोनरी शिरा। सी, हिपेटिक पोर्टल शिरा। डी, कार्डियक शिरा। इस प्रश्न का उत्तर है बी, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी वेन वह एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर हृदय के बाएं एट्रियम में भेजती है। यह रक्त फेफड़ों से आता है जहां यह ऑक्सीजन से समृद्ध हो जाता है। बाकी सभी शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अपघटित और ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराएं इस प्रकार का रक्त वाहन करती हैं। अगला प्रश्न। 124 मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित होता है? ए, पित्ताशय से। बी, वृक्क से। सी, अग्न्याशय से। डी, यकृत से। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मधुमेह, डायबिटीज, एक सामान्य विकार है जो मुख्य रूप से अग्न्याशय, पैंक्रियास से संबंधित होता है। अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है जो रक्त में शर्करा, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या शरीर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जिससे मधुमेह होता है। इस प्रकार मधुमेह का मुख्य कारण अग्न्याशय के कार्य में समस्या है। अगला प्रश्न। 125 हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है? ए, H5N1। बी, SARS-CoV-1। सी, MERS-CoV-2। डी, SARS-CoV-2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कोविड-19 महामारी का कारण SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। यह एक नया कोरोना वायरस है जिसने 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू किया और पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले लिया। यह वायरस मानवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है जिससे बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। SARS-CoV-2 के कारण वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न। 126 दूध इनमें से किसका उदाहरण है? ए, सॉल। बी, फोम। सी, इमल्शन। डी, एरोसोल। इस प्रश्न का उत्तर है सी। दूध एक इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन एक मिश्रण होता है जिसमें दो असंगत तरल पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे में मिलकर छोटे छोटे कणों के रूप में रहते हैं। दूध में पानी और वसा, फैट, दो असंगत तत्व होते हैं जो एक दूसरे में मिश्रित होते हैं और इनका मिश्रण स्थिर रहता है। दूध में फैट के छोटे कण पानी में मिलकर इमल्शन का रूप बनाते हैं। अगला प्रश्न। 127 बेकिंग सोडा का सूत्र है? ए, Na2CO3। बी, KHCO3। सी, NiHCO3। डी, K2CO3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NiHCO3 है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। यह एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग रसोई में खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो बेकिंग में पेस्ट्री और केक को फूलने में मदद करता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग सफाई और कई अन्य घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न। 128 CPR। CPR से तात्पर्य है? ए, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन। बी, कार्डियो प्रोग्राम बचाव। सी,
कार्डियोपल्मोनरी संशोधन। डी। कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, से तात्पर्य है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। यह एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य हृदय या श्वसन रुकने के कारण शिकार व्यक्ति के जीवन को बचाना है। इस प्रक्रिया में सीने को दबाकर और मुंह से मुंह श्वसन देकर हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जाती है। सीपीआर का सही तरीके से उपयोग किए जाने पर व्यक्ति की जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न 129। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? ए 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। बी v1 v2 बटा v1 प्लस v2। सी v1 v2। डी v1 प्लस v2 बटा 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 130। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? ए जलीय निवासी। बी अजैविक। सी जैविक। डी स्थलीय निवासी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर स्थलीय निवासी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये जीव भूमि पर रहते हैं और अपनी जीवनशैली के अनुसार भूमि के पर्यावरण से मेल खाते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और भूमि पर उगते हैं, जबकि स्थलीय जानवर भूमि पर रहते हैं और भूमि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करते हैं। इन जीवों को जल के बजाय भूमि पर मिलने वाली संसाधनों से जीवनयापन करना होता है। अगला प्रश्न 131। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है। ए सैडल जोड़। बी पिवटल जोड़। सी बॉल एवं सॉकेट जोड़। डी हिंज जोड़। इस प्रश्न का उत्तर है बी। गर्दन और सिर के बीच जो जोड़ होता है वह पिवटल जोड़ पाइवोट जॉइंट कहलाता है। यह जोड़ एक प्रकार का घूर्णनशील जोड़ है जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूर्णन करती है। इस जोड़ का प्रमुख उदाहरण है कला और अटलांटोइड जोड़, जो गर्दन की हड्डी कला और कशेरुक अटलांटोइड के बीच होता है। यह जोड़ सिर को दाएं बाएं घुमाने की क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न 132। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव है। ए रोगाणु। बी अर्किया। सी प्रोटोजोआ। डी बैक्टीरिया। इस प्रश्न का उत्तर है ए। रोगाणु पैथोजन वह सूक्ष्मजीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ आदि के रूप में हो सकते हैं। जब यह सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं और उसे प्रभावित करते हैं तो वे विभिन्न संक्रमण और बीमारियों का कारण बनते हैं। जबकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी रोग पैदा कर सकते हैं, रोगाणु एक सामान्य शब्द है जो सभी प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न 133। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? ए अनसुया सेनगुप्ता। बी कियारा आडवाणी। सी शोभिता धूलिपाला। डी उर्वशी रौतेला। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसुया सेनगुप्ता ने द शेमलेस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। द शेमलेस में अनसुया ने रेणुका नामक एक यौनकर्मी की भूमिका निभाई जो हत्या के आरोप में दिल्ली से भागकर उत्तरी भारत के यौनकर्मियों के समुदाय में शरण लेती है। फिल्म की शूटिंग भारत और नेपाल में 1.5 महीने से अधिक समय तक की गई। अनसुया सेनगुप्ता का यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो उनकी अभिनय क्षमता और समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न 134। रुद्रम 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बटा से कथन सही है? एक यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 2 इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए, न तो एक नहीं दो। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। रुद्र M2 मिसाइल एक हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के एक लड़ाकू विमान से प्रक्षिप्त किया जाता है। इसका परीक्षण 29 मई 2024 को ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक किया गया था। अगला प्रश्न 135 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख। सूची 2 देश। अ, गीतानास नौसेना 1, आइसलैंड। बी, लुआंग कुआंग 2, वियतनाम। सी, हल्ला टॉमस 3, लिथुआनिया। डी, जोस राउल मुलिनो 4, पनामा। कूट ए, A3, B1, C2, D4। बी, 4, B1, C2, D3। सी, A2, B1, C3, D4। डी, A3, B2, C1, D4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 136 R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? ए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। सी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका। डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका। इस प्रश्न का उत्तर है बी। MTM मैट्रिक्स M एक एडजुवांट संवर्धक है जो मलेरिया के खिलाफ टीका RTS-S01 के प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और मलेरिया के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैट्रिक्स M एक नई तकनीक है जिसे टीके के प्रभाव को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। यह टीका खास तौर पर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के खिलाफ काम करता है, जो मलेरिया का मुख्य कारण होता है। इस टीके की सख्त परीक्षणों और शोध के बाद इसे WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न 137 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 विश्व विरासत दिवस। 2 विश्व थायराइड दिवस। 3 विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए, 1, 4, 2, 3। सी, 4, 2, 3, 1। बी, 3, 1, 2, 4। डी, 2, 3, 1, 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। 1 विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 3 विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार इन घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है: विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व थायराइड दिवस 25 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अगला प्रश्न 138 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 व्यक्ति। सूची 2 कारण। अ, गोपी थोटाकुरा 1 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। बी, दीपा कर्माकर 2 भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कातिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। सी, अरो बड़जात्या 3 पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। डी, देव पटेल 4 ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। कूट ए, A3, B1, C2, D4। बी, 4, B1, C2, D3। सी, A2, B1, C3, D4। डी, A3, B2, C1, D4। इस प्रश्न का उत्तर है ए।
गोपी थोटाकुरा। ए, वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। दीपा कर्माकर। बी, वह एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। अरोह बड़जात्या। सी, वह भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कातिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। देव पटेल। डी, वह ब्रिटिश अभिनेता हैं जिन्होंने मंकी मैन थ्रिलर के साथ निर्देशन की शुरुआत की। अगला प्रश्न 139। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 2023 से 24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण आर, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है किंतु आर सही है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। 2023 से 24 में सिंगापुर ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनने के साथ भारत की एफडीआई संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसका कारण मॉरिशस के साथ किए गए कर संधि संशोधन का प्रभाव था जिसने अब तक मॉरिशस को प्रमुख स्रोत बनाया था। संधि में संशोधन के बाद सिंगापुर को बढ़ावा मिला और उसने एफडीआई का प्रमुख स्रोत बनकर भारत में निवेश की दिशा को बदल दिया। इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है और दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न 140। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंड-आउस ईसीटीए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, यह एफटीए F.TA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। 2, बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्तवाल ने भाग लिया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए, न तो एक नहीं दो। बी, केवल 2। सी, एक और 2 दोनों। डी, केवल एक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंड-आउस ईसीटीए एक व्यापक व्यापार समझौता है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे अपनी तरह की पहली पहल के रूप में देखा जाता है। इस बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्तवाल ने भाग लिया था जो इस समझौते के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 141। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संयुक्त अभ्यास। सूची 2 तिथियां। अब भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक 1 फरवरी 19 से 27, 2024। बी, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2 मई 13-26, 2024। सी, भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का हार्बर चरण 3 अप्रैल के 15 से 28, 2024। डी, मिलान 2024 4 मार्च 18-25, 2024। कूट ए, A3, B2, C4, D1। बी, A3, B4, C1, D2। सी, A2, B3, C1, D4। डी, 4, B2, C1, D3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्तलिक ए, यह अभ्यास अप्रैल के 15 से 28, 2024 को आयोजित होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति बी, यह अभ्यास मार्च के 18 से 25, 2024 को आयोजित होगा। भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ सी,
2024 का हार्बर चरण फरवरी 19 से 27, 2024 को होगा। मिलन डी, यह अभ्यास मई के 13 से 26, 2024 को आयोजित होगा। अगला प्रश्न 142, शक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का हिस्सा है। 2. भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 21, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। शक्सगाम घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का हिस्सा है और यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के लिए अहम है। इस घाटी का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सड़कें और अन्य निर्माण कार्य कर रहा है जो भारत के क्षेत्रीय अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 143, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा, उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। 2. यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा, उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित होने का दावा गलत है क्योंकि बैठक की तिथि और स्थान में भिन्नता हो सकती है। इसलिए केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न 144, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है। 2. इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए. न तो 1 नहीं 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। FWD 200B भारत का पहला स्वदेशी स्वायत्त बमवर्षक UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल विमान है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है जो भारतीय सेना की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर बमवर्षक कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है। यह दोनों कथन सही हैं क्योंकि FWD 200B UAV को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। अगला प्रश्न 145, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 शहर का नाम, सूची 2 योजना बनाए जाने की अवधि। कांचीपुरम 1, स्वतंत्रोत्तर काल, बी. जैसलमेर 2, औपनिवेशिक काल, सी. कोडाइकनाल 3, मध्यकाल, डी. भिलाई 4, प्राचीन काल। कूट ए. 4, बी. 3, सी. 2, डी. 1, बी. 2, बी. 3, सी. 1, डी. 4, सी. 3, बी. 4, सी. 1, डी. 2, डी. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कांचीपुरम ए. यह एक प्राचीन काल का शहर है जो दक्षिण भारत में स्थित है और इसकी योजना प्राचीन काल में बनी थी। जैसलमेर बी.
यह शहर मध्यकाल में प्रमुख हुआ, विशेष रूप से राजपूत काल के दौरान। कोडाइकनाल, सी, यह औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में विकसित हुआ था। भिलाई, डी, यह शहर स्वतंत्रता के बाद भारतीय औद्योगिकीकरण की योजना के तहत विकसित किया गया था, विशेष रूप से स्वतंत्रोत्तर काल में। अगला प्रश्न 146, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। सूची 2, स्थान क्षेत्र। आम्र वर्षा 1, पंजाब से बिहार तक। बी, फूलों वाली बौछार 2, केरल। सी, काल बैसाखी 3, तटीय कर्नाटक क्षेत्र। डी, लू 4, पश्चिम बंगाल। कूट ए 4, बी 1, सी 3, डी 2। बी, अ 3, बी 2, सी 1, डी 4। सी, अ 1, बी 3, सी 2, डी 4। डी, अ 3, बी 2, सी 4, डी 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी, आम्रवर्षा। ए, यह तूफान तटीय कर्नाटक क्षेत्र में प्रकट होता है, जहां यह विशेष रूप से मानसून के दौरान आम के मौसम में बारिश लाता है। फूलों वाली बौछार। बी, यह केरल राज्य में एक प्रसिद्ध मौसमीय घटना है, जहां बारिश में विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ बौछार होती है। काल बैसाखी। सी, यह पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाला एक तूफान है, जो आमतौर पर गर्मी के दौरान आता है। लू। डी, यह पंजाब से बिहार तक के क्षेत्रों में गर्मी के दौरान प्रकट होने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न 147, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजधानी देश। ए, खार्तूम इथोपिया। बी, नायपीडो म्यांमार। सी, ओटावा कनाडा। डी, डबलिन आयरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर है ए, खार्तूम, सूडान, इथोपिया की राजधानी नहीं है। खार्तूम सूडान की राजधानी है, न कि इथोपिया की। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। अन्य विकल्प सही हैं। नेपिडो, म्यांमार की राजधानी है। ओटावा, कनाडा की राजधानी है। डुब्लिन, आयरलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न 148, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष, जीवाश्म। बी, मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर। सी, ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर। डी, निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर है ए, दक्कन ट्रैप एक विशाल लावा क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखीय गतिविधियों से हुआ था। मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। यह तल अधिकतर ज्वालामुखीय चट्टानों से बना होता है। अन्य विकल्प सही हैं। ओ, मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है। ओ, ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर है। ओ, निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर है। अगला प्रश्न 149, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण आर, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300-500 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए गलत है, किंतु आर सही है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सही है, किंतु आर गलत है। डी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेट धाराओं की खोज हुई थी,
लेकिन ये केवल पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं नहीं हैं, बल्कि ये उच्च वायुमंडलीय धाराएं हैं जो पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में गति करती हैं, और वे किसी भी दिशा में हो सकती हैं, न सिर्फ पूर्वी। कारण जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, जो सही है। इसलिए ए गलत है, जबकि आर सही है। अगला प्रश्न 150 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 देश, सूची 2 पर्वत। स्पेन फ्रांस 1 आल्पस। बी स्विट्जरलैंड 2 एपेनाइन। सी बुल्गारिया 3 पिरेनीज। डी इटली 4 बाल्कन। कूट ए 3 बी 1 सी 4 डी 2। बी 3 बी 1 सी 2 डी 4। सी 4 बी 1 सी 2 डी 3। डी 2 बी 3 सी 1 डी 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए स्पेन फ्रांस ए के बीच स्थित पर्वत पिरेनीज 3 हैं। स्विट्जरलैंड बी में स्थित पर्वत आल्पस 1 हैं। बुल्गारिया सी में स्थित पर्वत बाल्कन 4 हैं। इटली डी में स्थित पर्वत एपेनाइन 2 हैं। यह सुमेलित जानकारी सही है क्योंकि इन पर्वत श्रृंखलाओं का स्थान इन देशों के भीतर या इनके आसपास है,